Hello students, chapter 4 of plus one accountancy, that is basis of accounting and system of accounting। इसका हम लोगों ने पहला लेक्चर रिकॉर्ड और अपलोड कर दिया था। आज के इस सेशन में हम इसका दूसरा लेक्चर कवर करेंगे। ठीक है जी, तो मैंने आपको बताया था कि जो चैप्टर 4 है एज पर टीएस ग्रेवाल की बुक, उस चैप्टर का नाम है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है जी, लेकिन मैं बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के साथ साथ एक और टॉपिक है सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, इसको भी मैं इसी चैप्टर 4 में ही कवर कराता हूं। इसलिए मैंने इस चैप्टर 4 का नाम दिया हुआ है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अब देखिए, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में तो ये सब हम चीजें मैं आप जो दिखा रहा हूं मैं स्लाइड पर, ये सब चीजें आपको मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूं। अकाउंटिंग को करने के दो बेसिस होते हैं, कैश बेसिस होता है। कैश बेसिस बोलता है आप कैश के बेसिस पर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, जब कैश आए तो और कैश जाए तो आप ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो। लेकिन एक्रूवल बेसिस कहता है जी आपकी ट्रांजेक्शन चाहे कैश में हुई है चाहे क्रेडिट में हुई है, आप जिस वक्त जो ट्रांजेक्शन अकर्ड हो जाए, जिस वक्त जो ट्रांजेक्शन एंटर्ड हो जाए, उसको रिकॉर्ड कर दो। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस था। अब देखिए, फिर आपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पढ़े थे। कैश सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के एडवांटेज क्या थे? बहुत सिंपल है, ठीक है, बड़ी जल्दी आप इसमें प्रॉफिट एंड लॉस डिटरमाइन कर सकते हैं, बहुत बड़ा ही सिंपल भी है ये। और डिसएडवांटेज में आपने पढ़ा था लीगली इसको ज्यादा एक्सेप्टेबल नहीं किया गया है। कंपनी एक्ट 2013 कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग को एक्सेप्ट नहीं करता है। फिर आपने अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस देखे थे। इसका सबसे अच्छा एडवांटेज तो यही था, जितने भी ट्रांजेक्शन आप उस वक्त रिकॉर्ड कर देंगे तो आपका एक पर्टिकुलर पीरियड का प्रॉफिट एंड लॉस जो कैलकुलेट करेंगे वो एक्यूरेट प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि जिस वक्त जो ट्रांजेक्शन होगी आपने रिकॉर्ड कर दी तो एक पीरियड की सारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, तो उस पीरियड का आप करेक्ट प्रॉफिट डिटरमाइन कर सकते हैं। इसका डिसएडवांटेजेस ये था जी, इसमें प्रॉफिट एंड लॉस को डिटरमाइन करने के लिए आपको बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती हैं। एडजस्टमेंट सीखने में बहुत ही आपको टेक्निकल नॉलेज चाहिए। टेक्निकल नॉलेज अप्लाई करने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस बता पाते हैं, तो वो इतनी जल्दी प्रॉफिट एंड लॉस आप नहीं बता पाते, उसमें कैलकुलेशन में टाइम लगता है। फिर इसके सारे क्वेश्चन देखे थे हमने, प्रैक्टिकल क्वेश्चन, हॉट्स, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर, एमसीक्यू और एआर। ठीक है जी, तो आज हम दूसरा टॉपिक इसका सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के दो सिस्टम हैं, डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। बेसिस ऑफ अकाउंटिंग अलग था जी, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस था। लेकिन सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग क्या है? सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग कहता है जी डबल एंट्री सिस्टम अलग है और सिंगल एंट्री सिस्टम अलग है। फिर इसके सारे क्वेश्चन देख लेंगे हम और इसके एमसीक्यू और एआर देख लेंगे। ठीक है जी, तो देखिए, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फिर से उसी बात को रिपीट कर रहा है। कह रहा है जी आप अकाउंटिंग में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं उसको आप दो सिस्टम है उसको रिकॉर्ड करने के लिए, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम देखते हैं पहले। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलता है? डबल एंट्री सिस्टम बोलता है आपके बिजनेस में जितनी भी ट्रांजैक्शन होती है ना, उसके हमेशा टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं। टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं जी। पहले फोल्ड में तो आपके बिजनेस को कुछ आ रहा होता है, गोइंग इन होता है। दूसरे एस्पेक्ट में आपके बिजनेस से कुछ जा रहा होता है। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं और हम दोनों दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं। तो एग्जांपल देखते हैं पहले। मान लेते हैं मैंने अपने बिजनेस में कोई गुड्स परचेज करा, कैश देकर के 50,000 रुपए का मैंने गुड्स परचेज करा। दूसरा मैं एग्जांपल लेता हूं, मैंने अपना बिजनेस करते वक्त ना माल गुड्स को सेल कर दिया। गुड्स को मैंने सेल कर दिया, कैश में ही सेल कर दिया। मान लेते हैं मैंने 70,000 रुपया कैश में सेल कर दिया। अब देखिए, जब मैंने गुड्स को कैश में परचेज करा तो गुड्स मेरे पास आ गए, मेरे बिजनेस में गुड्स आ गए, मेरे बिजनेस में माल आ गया। इसलिए मैं गुड्स अकाउंट और परचेज अकाउंट को कर दूंगा डेबिट। लेकिन मैंने कैश में जब परचेज किया तो कैश मेरे बिजनेस से चला गया, वो सामने वाले को मैंने कैश दे दिया, तो इसका दूसरा इंपैक्ट क्या हो गया? कैश। देखिए, गुड्स आना, परचेज करना, ये तो आपका गोइंग इन इंपैक्ट हो गया, आपके बिजनेस में कुछ आ रहा है। और कैश आप जब सामने वाले आदमी को दे रहे हैं गुड्स के बदले में, तो ये आपका गोइंग आउट इंपैक्ट हो गया, आपके बिजनेस से कुछ चला गया। ठीक है जी, तो ये इस ट्रांजेक्शन के टू फोल्ड इफेक्ट हो गए। अब मैं इसी तरीके से मैंने गुड्स मैंने सेल कर दिए 70,000 रुपए के। जब मैंने गुड्स सेल कर दिए कैश में, तो मेरे पास कैश में पैसा आ गया 70,000 रुपया। ठीक है, तो 70,000 रुपया मेरे फर्म में जब पैसा आ गया तो मेरा ये गोइंग इन इंपैक्ट हो गया। ठीक है जी, और जब मैंने सेल कर दिया तो गुड्स मेरी फैक्ट्री से चला गया, गुड्स मेरी फैक्ट्री से, मेरे आउटलेट से, मेरे बिजनेस से चला गया, तो गुड्स को सेल कर देना मेरा गोइंग आउट इंपैक्ट हो गया। ठीक है जी, तो
बस हर एक ट्रांजैक्शन के गोइंग इन और गोइंग आउट इंपैक्ट होते हैं, इसी को टू फोल्ड एस्पेक्ट बोला जाता है। तो डबल एंट्री सिस्टम यही कहता है कि आपके जो भी गोइंग इन और गोइंग आउट इंपैक्ट होंगे, आप दोनों इंपैक्ट को रिकॉर्ड करेंगे डेबिट और क्रेडिट के माध्यम से। बस यही डबल एंट्री सिस्टम है। आइए इसकी थोड़ी सी मैं आपको थ्योरी पढ़वा देता हूं। अब कहते हैं जी, द सिस्टम इज बेस्ड ऑन ड्यूल एस्पेक्ट और ड्यूअलिटी कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन is recorded as having dual aspect or two-fold effect, and therefore should be recorded at two places. In other words, at least two accounts will be involved in recording a transaction. One is debited and other is credited. ठीक है जी, वही बात को रिपीट कर रहा है, कह रहा है जी ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं, ड्यूअलिटी कंसेप्ट होता है, ड्यूल एस्पेक्ट होते हैं, टू फोल्ड एस्पेक्ट होते हैं। एक एक बात को कहने के कई कई तरीके हैं। अब इन ड्यूल इम्पैक्ट के कारण हम अपनी हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो जगह पर रिकॉर्ड करते हैं। डेबिट का अमाउंट डेबिट में लिखते हैं और क्रेडिट का अमाउंट क्रेडिट में लिखते हैं। तो ये यही कह रहा है, हर एक बिजनेस ट्रांजैक्शन को हम दो जगह पर रिकॉर्ड करते हैं और एटलीस्ट टू अकाउंट्स विल बी इन्वॉल्व इन रिकॉर्डिंग ए ट्रांजैक्शन। वन इज डेबिटेड एंड अदर इज क्रेडिटेड। और आपको थोड़ा सा डिटेल में ले जाता हूं। जब मैंने कैश में गुड्स को परचेज किया 50,000 रुपए में, तो 50,000 रुपए तो थे मेरे, चले गए, लेकिन मेरे पास मेरी फैक्ट्री में, मेरे बिजनेस में गुड्स आ गया। गुड्स आने को मैं लिखता हूं परचेज अकाउंट। परचेज अकाउंट जो मेरे गुड्स आ गया वो मेरे बिजनेस के लिए गोइंग इन इंपैक्ट है। ठीक है जी, तो इस गोइंग इन इंपैक्ट को मैं करूंगा डेबिट। और मेरे बिजनेस से जब कैश चला गया, मैंने उसको कैश से या बैंक से पैसा दे दिया, तो ये 50,000 रुपया मेरे लिए गोइंग आउट इंपैक्ट है, ये मेरे बिजनेस से चला गया। तो इस गोइंग आउट इंपैक्ट को मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड करूंगा। तो मेरी जो एंट्री बन जाएगी वो एंट्री बन जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 50,000 रुपया। देखिए, अब मैंने इस 50,000 को दो प्लेसेस पर रिकॉर्ड करा है। मैंने डेबिट के प्लेस पर अलग रिकॉर्ड करा है और मैंने क्रेडिट के प्लेस पर अलग रिकॉर्ड करा है। तो यही आपके पैराग्राफ में बता रहा है कि हर बिजनेस के ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, इसलिए दो इफेक्ट को रिकॉर्ड करने के लिए हम डेबिट अलग से करते हैं और कुछ ना कुछ क्रेडिट अलग से करते हैं। हर बिजनेस ट्रांजैक्शन को दो जगह पर, टू प्लेसेस पर रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट अलग से करते हैं और क्रेडिट अलग से करते हैं। ठीक है जी, तो यही इसने इस पैराग्राफ में बताया है। ठीक है जी, आगे देखते हैं। फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट इन मोर इन वन और मोर अकाउंट और वाइस वर्सा। ठीक है, ये जो है ना, ये जो पैराग्राफ है इसको पहले मैं पढ़ देता हूं। कह रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट टू साइड ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल एंड फॉलोइंग इक्वेशन विल ऑलवेज गुड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल और कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज। देखिए, इसके ऊपर ना एक नेक्स्ट चैप्टर, एक चैप्टर है अकाउंटिंग इक्वेशन का। मैं आपको जब अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर बताऊंगा ना, मैं आपको बहुत ही डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा एसेट का इक्वल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल क्यों होता है। तो आपको उस वक्त मैं इस टॉपिक को वहां पर और डिटेल में कवर करा दूंगा। इस वक्त इस लेक्चर को हम लेंथी नहीं करते, तो इस वक्त इस टॉपिक को हम लोग यहाँ पे छोड़ देते हैं। थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देकर के छोड़ देता हूँ। देखिए, अब ये डेबिट भी 50,000 का हुआ है और क्रेडिट भी 50,000 का हुआ है। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे ना, बैलेंस शीट में मैंने आपको बताया था एक जगह एसेट साइड होती है, एक जगह लाइबिलिटी साइड होती है। तो जितने भी डेबिट अमाउंट है ना, या डेबिट अमाउंट के इफेक्ट हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, सब एसेट साइड में चले जाएंगे। और जितने भी क्रेडिट अमाउंट हैं वो सब के सब चले जाएंगे लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो ये एसेट और जब डेबिट और क्रेडिट इक्वल है ना, तो एसेट्स और लाइबिलिटी भी इक्वल होती हैं। ठीक है, अब लाइबिलिटी के दो पार्ट होते हैं। लाइबिलिटी के एक पार्ट में होते हैं तुम्हारे सिंपल लाइबिलिटी और दूसरा पार्ट होता है कैपिटल। तो ये लाइबिलिटी के दो पार्ट में है लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये दोनों मिलाकर के तुम्हारा लाइबिलिटी का हेड बन जाता है। तो ये लाइबिलिटी प्लस कैपिटल जो है ना, सारा का सारा क्रेडिट साइड होता है। डेबिट और क्रेडिट इक्वल है, इसलिए एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल है, इसलिए आपका एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल बन जाता है। अभी ज्यादा कंफ्यूज मत होइए, आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं आपको अगले चैप्टर में, अकाउंटिंग इक्वेशन के चैप्टर में बहुत डिटेल में कराऊंगा। फिलहाल इस चीज को आप एक बार छोड़ ही दीजिए। ठीक है जी, आइए अब देखते हैं फीचर्स और डबल एंट्री सिस्टम। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, कहता है जी, इट मेंटेन्स ए कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन के जब दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, गोइंग इन गोइंग आउट, ये दोनों इफेक्ट को रिकॉर्ड कर रहा है, तो एक कंप्लीट रिकॉर्ड कर रहा है। अब दूसरा कहता है इट रिकॉग्नाइजेस टू एस्पेक्ट्स ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। वो वैल्यू इन और वैल्यू आउट, जो बिजनेस में आ रहा है उसको भी रिकॉर्ड करेगा, जो बिजनेस से जा रहा है उसको भी रिकॉर्ड करेगा। तो ये ज्यादा एक्यूरेट है, ये कंप्लीट रिकॉर्ड है। Since one aspect of transaction is debited and other is credited, total of debit is always equal to credit. It helps in establishing the arithmetical accuracy of
अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। ठीक है जी, ये टेक्निकल पॉइंट्स हैं जी। जब ट्रायल बैलेंस का चैप्टर मैं आपको कराऊंगा ना, उस वक्त ट्रायल बैलेंस में बहुत डिटेल में बता दूंगा। एक बार आप बस ये समझ लीजिए, जब डेबिट एंड क्रेडिट इक्वल है, डेबिट सेम अमाउंट का है, क्रेडिट भी सेम अमाउंट का है, इसलिए जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस में भी डेबिट और क्रेडिट अमाउंट लिखते हैं। ट्रायल और में भी एक जगह डेबिट लिखेंगे, एक जगह क्रेडिट लिखेंगे। जब डेबिट और क्रेडिट हमने सेम अमाउंट का है, तो डेबिट साइड भी ट्रायल बैलेंस का इक्वल होगा, इज इक्वल टू क्रेडिट साइड। बस ये इसमें आपको यही बता रहा है। अब पढ़ो जी सिंगल एंट्री सिस्टम। देखिए सिंगल एंट्री सिस्टम क्या है। डबल एंट्री सिस्टम तो बोलता है जी हम अपने बिजनेस के टू फोल्ड एस्पेक्ट जो होते हैं, डेबिट और क्रेडिट जो एस्पेक्ट होते हैं, वो दोनों के दोनों एस्पेक्ट हम रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन सिंगल एंट्री सिस्टम बोलता है हम कुछ ट्रांजैक्शन के तो टू फोल्ड एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन के टू फोल्ड एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं करेंगे। अजीब सी बात है ना। इस अजीब सी बात के लिए इन्होंने एक पूरा चैप्टर बनाया हुआ है सिंगल एंट्री सिस्टम का। सिंगल एंट्री सिस्टम को अकाउंट फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं, अकाउंट फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। इसमें कुछ ट्रांजैक्शन का तो टू फोल्ड एस्पेक्ट रिकॉर्ड होता है, कुछ ट्रांजैक्शन का टू फोल्ड एस्पेक्ट रिकॉर्ड नहीं होता है। तो मैं इसको बस आपको आइडिया देके छोड़ना चाहता हूं कि इसमें होता क्या है। ठीक है, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एमसीक्यू, एआर, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको इसका जब चैप्टर पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में कराऊंगा। अभी मैं आपको आधा अधूरा इसका प्रैक्टिकल समझा दूंगा ना, आधा अधूरा आपके माइंड में एक गैप रह जाएगा, तो वो गैप आपको परेशान करेगा। इसलिए इसको आप सिर्फ थ्योरी के रूप में समझ लीजिए कि सिंगल एंट्री सिस्टम को अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं। तो ये देखिए इसने बोलता है इन दिस सिस्टम ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड, ऑल ट्रांजैक्शंस आर नॉट रिकॉर्डेड ऑन डबल एंट्री सिस्टम। सभी ट्रांजैक्शन को डबल एंट्री सिस्टम के बेसिस पर रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। इन सम ट्रांजैक्शंस बोथ एस्पेक्ट्स ऑफ ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड व्हाइल इन अदर ईदर वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड और नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ठीक है जी, एक कुछ ट्रांजैक्शन के तो हम दोनों के दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे और कुछ ट्रांजैक्शन का केवल एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है जी, अब इस देखिए कह रहा है इस जब हम सिंगल एंट्री सिस्टम के रिकॉर्ड बनाते हैं ना, तो हम केवल पर्सनल अकाउंट्स बनाते हैं और कैश बुक बनाते हैं। अभी आपको देखिए ना पर्सनल अकाउंट बताए, ना इम्पर्सनल अकाउंट बताए, ना रियल अकाउंट बताए, ना नॉमिनल अकाउंट बताए। तो इसलिए इसको भी आप छोड़ दीजिए, अगले चैप्टर में मैं आपको कवर कराता हूं। ठीक है जी, आइए इसका एक ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। तो एक क्वेश्चन क्या है, कह रहा है जी डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज एन अकाउंटिंग सिस्टम बाय विच बोथ एस्पेक्ट्स डेबिट एंड क्रेडिट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड। बिल्कुल सही बात है जी, मैंने आपको यही पढ़ाया। डबल अकाउंटिंग, डबल एंट्री सिस्टम जो होता है उसमें एक ट्रांजैक्शन के जो दो एस्पेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, दोनों के दोनों को रिकॉर्ड किया जाता है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब इसकी असर्शन के बाद रीजन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहते हैं जी सिंगल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज ए सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग बाय विच बोथ द एस्पेक्ट दैट इज डेबिट एंड क्रेडिट मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड। मे और मे नॉट बी रिकॉर्डेड, अभी अभी आप यही पढ़ के आए हैं जी। जब सिंगल एंट्री सिस्टम हम करेंगे, अकाउंटिंग फॉर इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स करेंगे, उसमें कुछ ट्रांजैक्शन के तो हम दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन कुछ ट्रांजैक्शन के हम केवल एक एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये यही कह रहा है जी दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर भी सकते हैं, मे भी और मे नॉट भी। बात तो सही है, कोई सही बात कह रहा है जी। दोनों एस्पेक्ट में हम किसी ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड करेंगे और किसी ट्रांजैक्शन में दोनों एस्पेक्ट को रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये स्टेटमेंट भी सही है। तो दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोनों स्टेटमेंट के बीच में कोई रिलेशनशिप नहीं है। ऊपर वाली स्टेटमेंट जो बात कर रही है डबल एंट्री सिस्टम की बात कर रही है, नीचे वाली जो स्टेटमेंट बात कर रही है वो सिंगल एंट्री सिस्टम की बात कर रही है। तो इसने आंसर में यही दे दिया, कहता है जी बोथ ए एंड आर इज ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन जो उसने सेकंड स्टेटमेंट दी है पहले वाले की, वो एक्सप्लेनेशन नहीं है। वो इंडिपेंडेंट फैक्ट बता रही है और पहले वाली स्टेटमेंट इंडिपेंडेंट फैक्ट बता रही है। ठीक है जी, देखिए बस ये छोटा सा ही लेक्चर था, केवल 15 मिनट का। मैंने आपको इस 15 मिनट के लिए एक लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिया आपके लिए। ठीक है जी, तो मैं आपको आगे का थोड़ा सा रोड मैप बता देता हूं। आपका ये चैप्टर नंबर जो 4 है, जो मैंने नाम दिया है बेसिस ऑफ अकाउंटिंग एंड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, ये मैंने अभी इस लेक्चर में कवर कर दिया। ठीक है जी, अब आपके पास एक चैप्टर नंबर जो 5 है ना, एज पर टी.एस. ग्रेवाल, वो है अकाउंटिंग इक्वेशन।
फिर उसके बाद जो चैप्टर नंबर 6 है वो बनाते हैं जी अकाउंटिंग प्रोसीजर। अकाउंटिंग प्रोसीजर्स में वो आपको डेबिट और क्रेडिट के सारे रूल बताएंगे। ठीक है जी। देखिए जो चैप्टर नंबर 5 है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, उसमें एक ही इक्वेशन है। उसकी इक्वेशन क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये इक्वेशन आपको अच्छे से सीखने के कारण ना आपको अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट के नियम, अकाउंटिंग के डेबिट और क्रेडिट के सारे रूल आपको पता होने चाहिए, अच्छे से आपको समझ में आने चाहिए, तभी आप इस इक्वेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं ये चैप्टर नंबर 5 जो है ना अकाउंटिंग इक्वेशन, मैं अभी नेक्स्ट लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर आपको नहीं कराने वाला। अभी मैंने आपको बताया ना जो सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला सिस्टम मैंने आपको पढ़ाया डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम आपका डेबिट और क्रेडिट पर आधारित है। आप डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं वो डेबिट और क्रेडिट के जो रूल्स हैं वही डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। ठीक है जी। तो अभी आज के इस टॉपिक में मैंने आपको जो डबल एंट्री सिस्टम बताया है ना, एक पैराग्राफ थ्योरी के रूप में बता के छोड़ दिया है। जब मैं अब आपको अगले लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 जो कराऊंगा, जिसमें आपको डेबिट और क्रेडिट के सारे नियमों को बड़े ही अच्छे से समझाऊंगा, इसके रीजन भी समझाऊंगा, इसकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज भी समझाऊंगा, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझाऊंगा। तो फिर आप डबल एंट्री सिस्टम के प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब कर लेंगे तो आप इस आज के लेक्चर को और भी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है जी। तो मैं फिलहाल आपको अगले लेक्चर में अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं कराऊंगा। अकाउंटिंग इक्वेशन में आपको डेबिट और क्रेडिट के नियम जब आप बहुत अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद मैं आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर कराऊंगा। फिलहाल अगले लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 6 रूल्स डेबिट और क्रेडिट के सारे नियम पढ़ाऊंगा। डबल एंट्री सिस्टम को आप और अच्छे से समझ पाएंगे, सीख पाएंगे अगला चैप्टर और अगला लेक्चर कवर करने के बाद। ठीक है जी। तो अभी के लिए मैं इस लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय श्री राम।